गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रमेश कुमार, ज्योग्राफी लेक्चरर, एसएमडी विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम 12th क्लास ज्योग्राफी के अध्याय 7 मानव व्यवसाय प्रमुख प्रकार में पाठ परिचय का पार्ट 1 पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो आज हम पाठ परिचय का पार्ट 2 देखेंगे। मानव व्यवसाय प्रमुख प्रकार है, उसके पाठ परिचय का भाग 2। उसमें सबसे पहले हम जानेंगे मानव व्यवसायों का विकास, किस प्रकार से मानव व्यवसायों का विकास हुआ और उन मानव व्यवसायों के विकास की या मानव व्यवसायों की प्रकृति किस प्रकार से समय के साथ बदली। इन बातों का अध्ययन हम इसमें करेंगे। मनुष्य सभ्यता के विकास से पूर्व भूमक्कड़ जीवन यापन करता था। जब तक मानव सभ्यताओं का विकास नहीं हुआ था, तब तक मानव का जीवन जो था भूमक्कड़ था। मानव अपने उदर पूर्ति के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सदैव एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकता रहता था। एक स्थान पर गुफाओं को छोड़कर दूसरे स्थान पर गुफाओं में जाकर रहता था। उसका जीवन सदैव एक भूमक्कड़ पशु या एक भूमक्कड़ प्राणी की तरह था। और जब तक मानव सभ्यता का विकास नहीं हुआ था, तब तक मानव का जीवन क्या था? भूमक्कड़ था। उस समय मानव जो था, उस समय का जो आदि मानव था, अपनी उदर पूर्ति के लिए, अपने पेट पालने के लिए, अपनी जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए पूर्णतया वनोत्पाद, पूरी तरह से वनों में मिलने वाले पेड़ पौधे, फल फूल, उनकी पत्तियां, वनोत्पाद पर तथा जंगली जानवरों का शिकार करके, जंगली जानवरों को मारकर उनका शिकार करके उनके शिकार पर निर्भर था। मनुष्य के पास, आदि मानव के पास भोजन या अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कोई अन्य विकल्प नहीं था। वह भूमक्कड़ जीवन जीता था और अपने उदर पूर्ति के लिए सदैव भोजन प्राप्ति के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकता रहता था। उस समय का जो आदि मानव था, उस आदि मानव की जो उदर पूर्ति थी, उदर पूर्ति के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह पूर्णतया वनों से प्राप्त होने वाले वनोत्पाद और वनों में पाए जाने वाले अन्य पशु पक्षियों के शिकार पर निर्भर था। इसलिए सदैव उसके भोजन की अनिश्चितता बनी रहती थी, क्योंकि मानव पूर्णतया प्रकृति पर निर्भर था। मानव पूर्णतया वनोत्पाद और शिकार पर निर्भर था। जिस स्थान पर रह रहा है, वहां पर अगर वनोत्पाद समाप्त हो गए तो उसके भोजन की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो सकती। वह जहाँ पर रह रहा है, वहां पर अगर उसको उस दिन के लिए कोई शिकार प्राप्त नहीं होता है तो भी उसकी उदर पूर्ति नहीं होगी। इसलिए आदि मानव जो था, उसके भोजन की हमेशा अनिश्चितता बनी रहती थी। अगर उसको शिकार मिल गया या वनोत्पाद मिल गए तो उसका पेट भर जाएगा। अगर शिकार या वनोत्पाद उससे प्राप्त नहीं हुए हैं तो उसे भूखे ही रहना पड़ता था। तो आदि मानव जो था, उसके भोजन की हमेशा अनिश्चितता बनी रही। धीरे धीरे समय बदला। समय के साथ साथ जो मानव था, उस मानव का बौद्धिक विकास हुआ। मानव की समझ जो थी, वह समझ भी विकसित हुई समय के साथ साथ। और विकसित समय के साथ साथ उसकी बौद्धिक क्षमताओं का जब विकास हुआ तो उन बौद्धिक क्षमताओं को वह प्रयोग करने लगा और उस बढ़ी हुई बौद्धिक क्षमताओं के आधार पर वह अपने लिए उपयोगी पशुओं को पालने लगा। उसे इस बात की समझ होने लग गई कि कौन कौन से पशु जो है वह शिकार करने योग्य है और कौन कौन से पशु जो है उसके लिए भविष्य के लिए या उसकी उदर पूर्ति के लिए भविष्य में उपयोग हो सकते हैं। इसलिए वह अपनी बौद्धिक समझ के आधार पर कुछ उपयोगी पशुओं का चुनाव करके उन उपयोगी पशुओं को पालने लगा। और उपयोगी पशुओं को पालने लगा तो उसे समूह में रहना सीखा और उन उपयोगी पशुओं को पालते पशुपालन करते वह समूह में रहकर पशुपालन करने लगा। तो इससे
समय के साथ जैसे मानव का बौद्धिक विकास हुआ तो उसने कुछ उपयोगी पशुओं को पाला और उन उपयोगी पशुओं को पालने के साथ साथ वह समूह में रहकर पशुपालन करना सीख गया। पशुपालन का कार्य उसने प्रारंभ कर दिया। तो उससे उसके भोजन की जो अनिश्चितता थी वह कुछ हद तक कम हुई। उसके बाद फिर और समय बीता। समय बीतने के साथ धीरे धीरे उसके उपयोगी या पालतू पशुओं की संख्या में भी वृद्धि होने लगी। उसके उपयोगी या पालतू पशुओं की संख्या में जैसे जैसे वृद्धि होने लगी तो उन पालतू पशुओं के भोजन के लिए उसे अधिक चारे की आवश्यकता हुई। अगर पशु बढ़ेंगे तो चारे की आवश्यकता भी अधिक होगी। अब पशु बड़े हैं, चारे की आवश्यकता अधिक हुई है, चारे की आवश्यकता बढ़ी है, तो वह जिस क्षेत्र में रह रहा है, समूह बनाकर रह रहा है, तो उस क्षेत्र में अगर वह उन पशुओं का चारा सीमित मात्रा में है तो उन पशुओं के चारे की बढ़ी हुई आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए मनुष्य पशु चारे की पूर्ति करने के लिए ऋतु प्रवास करने लगा। ऋतु प्रवास करने लगा। ऋतु प्रवास का तात्पर्य है एक ऋतु में एक समय पर किसी विशेष ऋतु में व्यक्ति किसी एक विशेष स्थान पर रुकता है और जैसे ही वहां पर ऋतु परिवर्तन हो जाता है तो मनुष्य अपने और अपने पशुओं की आवश्यकताओं के लिए किसी दूसरे स्थान पर जहां पर उस जानवरों के अनुकूल ऋतु हो वहां पर प्रवास करने लग जाता है। इसे हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं, जैसे पहाड़ी क्षेत्र है, उस पहाड़ी क्षेत्र पर निवास करने वाले लोग जब तक उस पहाड़ी क्षेत्र में निवास करेंगे, जब तक ऋतु के अनुसार उस पहाड़ी क्षेत्र में हरी भरी घास उत्पन्न होगी। जैसे ही ऋतु में परिवर्तन होगा, मौसम में परिवर्तन होगा, तो मौसम और ऋतु के परिवर्तन के साथ ही उस पहाड़ी क्षेत्र में घास कम होने लगेगी। तो मनुष्य उन पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़कर मैदानी भागों में आ जाएगा, जहां पर मौसम बदलने के कारण, ऋतु परिवर्तन के कारण मैदानी भागों में घास उत्पन्न हुई है। तो इस प्रकार ऋतु के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करने की प्रवृत्ति को ही ऋतु प्रवास कहते हैं। तो मनुष्य अपने पशुओं के लिए बढ़े हुए चारे की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऋतु प्रवास करना प्रारंभ कर दिया। यहाँ तक भी मनुष्य पशु ऋतु प्रवास करने लगा। पशु उत्पादों से, पशुओं से जो भी दूध दही प्राप्त होता था, पशु उत्पाद प्राप्त होते थे, मांस आदि, तो उन पशु उत्पादों से मनुष्य की जो मूलभूत आवश्यकताएं थी, जीवन यापन करने के लिए जो न्यूनतम आवश्यकताएं थी, वह न्यूनतम आवश्यकताएं, मूलभूत आवश्यकताएं तो पूरी होने लगी। किंतु मानव का जीवन अभी भी घुमक्कड़ ही था, क्योंकि मानव प्रारंभ में अपने शिकार और उत्पाद के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकता था। उसके बाद उसने उपयोगी पशुओं को पालना प्रारंभ किया, तो कुछ थोड़ी मात्रा में उसका स्थायित्व आया। लेकिन जैसे जैसे पशुओं की संख्या बढ़ी तो पशुओं के चारे की कमी हुई। पशुओं के चारे की पूर्ति के लिए वह मनुष्य ऋतु प्रवास करने लगा। ऋतु प्रवास के लिए वह ऋतु अनुसार, समय अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकता रहा। तो यहाँ तक भी मनुष्य का जीवन क्या रहा? घुमक्कड़ ही रहा। मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर ही घूमता रहा। समय परिवर्तन हुआ। समय के साथ साथ मानव ने कृषि कार्य करना प्रारंभ किया। समय के साथ साथ मानव का बौद्धिक विकास और हुआ और मानव ने कृषि का विकास किया। और कृषि के विकास के साथ ही मानव के जीवन में कुछ क्या अत्यधिक मात्रा में स्थायीकरण को प्रेरित किया। तो कृषि ने मानव को स्थायीकरण के लिए प्रेरित किया। मानव को स्थायित्व किसने प्रदान किया या मानव को स्थायीकरण के लिए किसने प्रेरित किया? तो इसका जवाब होगा कृषि ने मानव को स्थायीकरण के लिए प्रेरित किया। और मानव एक स्थान पर, एक जगह पर समूह में बस्तियां बनाकर रहने लगा। कृषि ने मानव के जीवन में स्थायीकरण ला दिया और मानव बस्तियां बनाकर एक स्थान पर रहने लगा। वह कृषि कार्य के साथ, कृषि कार्य में भी कुछ विशेष बातों को ध्यान रखता था। वह उपजाऊ मैदानों में कृषि कार्य करता था।
उपजाऊ मैदानों में कृषि कार्य करने लगा। इसी कारण समय बदलने के साथ साथ जैसे ही मानव सभ्यताओं का विकास हम देखते हैं, मानव सभ्यताओं का विकास हुआ तो विश्व में जितनी भी मानव सभ्यताएं हैं, मिस्र की मेसोपोटामिया सभ्यता है, भारत की सिंधु सभ्यता है, नील सभ्यता है, तजरा फरात सभ्यता है, इन सभी सभ्यताओं को, विश्व की इन सभी सभ्यताओं को के विकास को हम देखते हैं। तो इन सभी सभ्यताओं का विकास कहाँ पर हुआ है? इन समस्त मानव सभ्यताओं का विकास कृषि कार्यों की पूर्ति के लिए नदियों के किनारे उपजाऊ मैदानों में विकसित हुआ है। यानी विश्व में जितनी भी मानव सभ्यताएं विकसित हुई है समय के साथ, उन सभी सभ्यताओं का विकास नदी घाटियों के किनारों पर, जहाँ पर उपजाऊ मैदान प्राप्त होता है, तो उन उपजाऊ मैदानों में ही हुआ है। इन उपजाऊ मैदानों में मानव कृषि कार्य करके अपना जीवन यापन आसानी से कर सकता था और इन्हीं सभ्यताओं में कृषि कार्य के कारण मानव का जीवन स्थायित्व को प्राप्त हुआ और वह जगह जगह बस्तियां बनाकर रहने लगा। समय बीतने के साथ पुनर्जागरण काल आया। पुनर्जागरण काल में अनेक प्रकार की इन्वेंशन, अनेक प्रकार की खोज हुई, अनेक प्रकार के तकनीकी विकास हुए। इन खोज और तकनीकी विकासों के कारण मानव के जीवन में कई आर्थिक विकास हुए और इन आर्थिक विकासों ने समय के साथ गति पकड़ी। 18वीं शताब्दी में, जैसे 18वीं शताब्दी में हम सब जानते हैं, 18वीं शताब्दी में जीवाश्म ईंधन से तात्पर्य है पृथ्वी से प्राप्त होने वाले जीवों के सड़े गले अंश से प्राप्त होने वाले जो ईंधन है, जैसे कोयला है, तेल है, पेट्रोलियम, डीजल इत्यादि है। तो 18वीं शताब्दी में कोयले का आविष्कार, कोयले की खोज हुई और कोयले की खोज से कई प्रकार की मशीन, कल कारखाने संचालित होने लगे। तो 18वीं शताब्दी में जीवाश्म ईंधन की खोज के बाद विश्व में खनन कार्य को गति मिली, क्योंकि जीवाश्म ईंधन है भूमि के अंदर दबी हुई अवस्था में प्राप्त होता है और भूमि के अंदर दबी हुई अवस्था में प्राप्त उस खनिज को बाहर निकालने के लिए खनन और वेधन की प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। तो खनन कार्य प्रारंभ हुआ तो जीवाश्म ईंधन जैसे प्राप्त हुआ, उस जीवाश्म ईंधन से संचालित होने वाली मशीनों के प्रयोग से उद्योग जैसी आर्थिक गतिविधियों का विस्तार हुआ और मनुष्य व्यापार एवं वाणिज्य की क्रियाओं को करना प्रारंभ किया और मनुष्य की जो व्यापार और वाणिज्य की क्रियाएं है उनका विकास हुआ। धीरे धीरे मनुष्य की बढ़ी हुई आवश्यकताओं की पूर्ति होने के कारण मनुष्य के लिए पृथ्वी पर रहना, पृथ्वी का वातावरण उसके अनुकूल होने लगा। तो मनुष्य की आबादी बढ़ने लगी। आबादी बढ़ने के साथ साथ नगरीकरण बढ़ा तो इन उद्योग धंधों में जो सेवा कार्य होता है, वह सेवा कार्यों में भी लोगों की संख्या बढ़नी प्रारंभ हुई। लोगों की संख्या इन सेवा कार्यों में भी देखने को प्राप्त हुई। तो इस प्रकार हम जानते हैं मनुष्य ने समय के साथ किस प्रकार से अपना विकास किया और बदलते हुए समय के साथ साथ मानव का बौद्धिक विकास बढ़ा, मानव का बौद्धिक विकास हुआ और मानव ने अपने बौद्धिक विकास से बदलते हुए समय की मांग के अनुसार अपने व्यवसायों में किस प्रकार से परिवर्तन किया। तो यह था पाठ का सार। आगे हम इन्हीं बिंदुओं को, इन्हीं तथ्यों को डीपली गहन अध्ययन के जरिए समझने का प्रयास करेंगे। उपरोक्त तो जितनी भी वस्तुएं तथ्य हमने देखे हैं, उन तथ्यों के आधार पर हम एक बात निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इस प्रकार हम देखते हैं कि मानव विकास का एक निश्चित क्रम पाया जाता है कि मानव ने अपना जो विकास किया है आदि मानव से आज का जो आधुनिक मानव बना है, भूमक्कड़ जीवन से स्थायी जीवन जीना प्रारंभ किया है, शिकार से व्यापार तक पहुंचा है। तो इन सभी क्रियाओं के लिए मानव ने एक निश्चित विकास क्रम का पालन किया है। मानव के विकास में एक निश्चित कालक्रम, एक निश्चित विकास क्रम का क्रम पाया जाता है। इसी विकास क्रम के निश्चित क्रम को जानने के लिए हम इसी अध्याय के आगे के बिंदुओं पर चर्चा करेंगे।
आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम इसी अध्याय के एक विकास क्रम, एक कालक्रम का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।